नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। सीधे आपको ले चलते हैं भोपाल। 7 से 9 नवंबर के बीच मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हर जिले में करेगी कार्यशालाओं का आयोजन। संगठनात्मक चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को किया जाएगा तैयार। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्यता अभियान समाप्त हो चुका है। 5 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्यों की सूची जारी हो जाएगी। इस सूची के जारी होने के बाद ही 7 से 9 नवंबर के बीच भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी जिलों में कार्यशालाओं का आयोजन करेगी। इन कार्यशालाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक चुनाव की ट्रेनिंग देगी। इस ट्रेनिंग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी चुनाव को अंतिम रूप देने में जुट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने खुले तौर पर कहा है कि नवंबर के आखिरी तारीख तक प्रदेश के सभी जिलों में संगठनात्मक चुनाव हो जाना चाहिए। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मामले में गंभीर हो गई है। दीपावली का समय भी निकल चुका है और पार्टी अब अपने सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के मूड में आ चुकी है। नवंबर के अंत तक मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश भर में संगठनात्मक चुनाव को अंतिम रूप देना चाहती है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सही कार्यकर्ताओं को कार्यशाला के माध्यम से ट्रेनिंग देकर उन्हें चुनाव के लिए दक्ष करना चाहती है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने उन बच्चों के लिए खुशखबरी दी है जो 10वीं के बाद अपनी जो डॉक्टर बनने का सपना है छोड़ देते थे, अब वो भी डॉक्टर बन सकते हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की नई पहल के अनुसार अब 10वीं की कक्षा पास करने के बाद छात्र आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। 2025-26 के सत्र में शुरू होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में छात्रों को BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में सीधे प्रवेश मिलेगा। इस बदलाव के तहत 12वीं अनिवार्य नहीं होगी और हाई स्कूल 10वीं पास करने के बाद ही छात्रों के लिए एक अलग से नीट UG परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई है। इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्ण पूरा करने के लिए 7.5 साल का समय लगेगा। प्रारंभिक 2 साल प्री आयुर्वेद के लिए होंगे, फिर 4 साल BAMS और 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप शामिल है। प्री आयुर्वेद के दौरान छात्रों को संस्कृत आयुर्वेद का परिचय और अन्य महत्वपूर्ण विषयों की शिक्षा दी जाएगी, जिसमें उन्हें आयुर्वेद का मजबूत आधार मिल सके। इस योजना के अंतर्गत हर राज्य में केवल 1 या 2 संस्थान ही इस पाठ्यक्रम को संचालित करेंगे, जिसे आयुर्वेद गुरुकुलम के नाम से जाना जाएगा। कई बार देखा जाता था कि जो डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं 10वीं के बाद, चाहे विज्ञान की बात कर ली जाए तो सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी गहमा-गहमी होती थी, कई बार नीट क्लियर नहीं कर सकते थे। लेकिन अब वो बच्चे जो डॉक्टर बनने का सपना लेके बैठे हैं, अब वो BAMS करने के लिए तैयार रहेंगे। 10वीं के बाद उन्हें पहला मौका मिलेगा कि वो नीट क्लियर करके डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे छात्रों का भी कहना है कि नए डॉक्टर्स जो आएंगे, युवा डॉक्टर्स जो बनेंगे और जो 15 साल की एज में इसकी ट्रेनिंग मिलेगी या पढ़ाई कराई जाएगी, वो अपने आप में कहीं ना कहीं भारतीय आयुर्वेदिक को बढ़ावा ही देगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में हाथी की मौत के बाद लगातार सियासी पारा बढ़ता दिखाई दे रहा है, जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ में हाथी की मौत के बाद लगातार सियासी पारा गर्माता दिखाई दे रहा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में लापरवाही बरतने वाले 2 वन विभाग के अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया। हालांकि पूरे मामले को लेकर राज्य स्तरीय हाथी टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की जाँच करेगी। वहीं विपक्ष पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हाथी की मौत के मामले के ऊपर सरकार को घेरते दिखाई दे रहा है। हालांकि उमंग सिंगार ने सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हाथी के मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाथी टास्क फोर्स का गठन किया है। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगाती दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस ने सरकार के ऊपर
तमाम आरोप लगाकर तमाम बड़े प्रश्न भी खड़े किए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जब हाथी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके बाद ही खुलासा होगा कि हाथी की मौत किन वजहों से हुई है। कैमरामैन रोहित के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। दीपावली पर्व पर इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में पथराव व आगजनी की घटना के बाद एक मस्जिद में लगे नए पोस्टर को लेकर नया विवाद सामने आया है। दरअसल इंदौर शहर के छतरीपुरा इलाके के टाटपट्टी बाखल में सिया समाज की मस्जिद पर गजवा-ए हिंद को बढ़ावा देने वाले पोस्टर को लेकर क्षेत्रीय विधायक मालिनी गौड़ के बेटे और सस्ता हिंद रक्षक के संरक्षक एकलव्य सिंह गौड़ ने आपत्ति ली और प्रशासनिक अधिकारियों को विवादित पोस्टर हटाने का निवेदन किया। गौड़ का आरोप है कि इस पोस्टर में सिया सुन्नी विवाद दिखाया गया है, लेकिन बीच में भगवा ध्वज भी दिखाया गया है, जो साजिशन एक धर्म विशेष को टारगेट करता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिसे देखते हुए अधिकारियों से शिकायत की थी, जिसके बाद अधिकारियों ने पोस्टर हटवा दिया है। गौड़ का कहना है कि हमने अधिकारियों से विवादित पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं क्षेत्रीय निवासियों का कहना है कि यह पोस्टर मुहर्रम के समय से मस्जिद पर लगाया गया था, जिस पर किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के निवेदन पर यह पोस्टर हटवा लिया गया है। मस्जिद में लगे पोस्टर के बाद विरोध को देखते हुए प्रशासन ने मैदान संभालते हुए पूरे ही पोस्टर को मस्जिद से उतरवा लिया है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर में एक हिस्ट्री सीटर ने शराब के लिए पैसा न मिलने पर पड़ोसी के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। ग्वालियर शहर के जनगर थाना क्षेत्र के लोहागढ़ में पवन पारासर और उसका बेटा मिंटू उर्फ अंकित पारासर रहते हैं। दीपावली के दिन हिस्ट्री सीटर रेहान उर्फ हनुमत गुर्जर ने मिंटू से शराब के लिए रुपए मांगे। मिंटू ने पैसे देने से मना कर दिया तो रेहान ने उसकी धमकी देकर चला गया। रात होते ही हिस्ट्री सीटर रेहान अपने साथी मीर आनंद कुशवाहा आयुष खान के साथ मिंटू के घर में घुस गया और उसकी पत्नी से गाली गलौज कर मारपीट करने लगा। फिर घर के बाहर खड़े होकर पत्थरबाजी की और मिंटू की कार पर पत्थर पटक कर तोड़ दिया। रेहान गुर्जर पर 1 दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं। वर्ष 2022 में बदमाश को जिलाबदर किया गया था, लेकिन उसके बाद भी उसने क्षेत्र में अपराध करना बंद नहीं किया और अब इलाके में रंगदारी वसूली की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने मिंटू की पत्नी की रिपोर्ट पर 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्वालियर से रिपोर्टर विनोद शर्मा। जबलपुर के निजी श्री राम इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ दिन पूर्व एक छात्रा के साथ गैंग रेप की वारदात हुई थी। इसमें पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सुरक्षा की मांग को लेकर यहां पर जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। जबलपुर के निजी श्री राम इंजीनियरिंग कॉलेज में बीते दिनों एक छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सुरक्षा की मांग को लेकर कॉलेज कैंपस के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया और घेराव किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि मैनेजमेंट ने इस घटना को छुपाने का प्रयास किया। यही वजह थी कि पुलिस कार्रवाई में काफी देरी हुई। फिलहाल सुरक्षा की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेहद उग्र नजर आ रही है। शहर के इतने सबसे बड़े निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में इस तरह की वारदात होने से छात्र और छात्राएं दहशत में हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। घोरावल विकासखंड के मुड़िलाडी ग्राम पंचायत में बेलन नदी पर बन रहे पुल का अभी तक नहीं हो सका पूरा। आपको बता दें कि पुल का निर्माण 2013 में शुरू कराया गया था, लेकिन अभी तक 11 वर्ष हो गए, पुल अभी भी अधर में पड़ा हुआ है। यूपी का एक ऐसा पुल जो 11 वर्षों से अपने निर्माण की बाट जोह रहा है और विभाग इस पे लीपापोती करने पे तुला हुआ है। आपको बता दें कि घोरावल विकासखंड के मुड़िलाडी ग्राम पंचायत का पूरा मामला है और मुड़िलाडी ग्राम पंचायत में बेलन नदी पर पुल का निर्माण होना था। 2013 में तत्कालीन विधायक रमेश चंद्र दुबे के अथक प्रयास से इस पुल का निर्माण शुरू कराया गया था, लेकिन अभी तक विभागीय लचर व्यवस्था व ठेकेदार की मनमानी के चलते पुल अधर में पड़ा हुआ है और 11 वर्षों से यह विकास की बाट अपनी जोह रहा है। इस मामले को लेकर ग्रामीण द्वारा कई बार जिलाधिकारी समेत अन्य उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। सोनभद्र से एक्सप्रेस रिपोर्टर गणेश कुमार। राजधानी में लगातार आपराधिक घटनाएं घटित हो रही है और एक बार फिर से दिन दहाड़े केंद्रीय जेल के सामने 2 राउंड की फायरिंग हो जाती है। देसी कट्टे के साथ अज्ञात युवक आते हैं और साहिल खान के ऊपर फायरिंग करके फरार हो जाते हैं।
रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर दिन दहाड़े गोली चलने की घटना घटित होती है। जेल से मुलाकात कर एक युवक बाहर निकलता है। साहिल खान अपने भाई जो जेल में बंद है उनसे मुलाकात कर वापस लौटते, जिस पर 2 राउंड की फायरिंग अज्ञात युवकों के द्वारा कर दी जाती है। युवक अज्ञात जो बदमाश हैं वो 2 राउंड की फायरिंग करके मौके से फरार हो जाते हैं। बता दें कि घायल को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह पूरा मामला गंज थाना क्षेत्र का है, जिस पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस बंदूक से फायरिंग की गई वह देसी कट्टा है। छर्रे के भी निशान युवक के शरीर पर देखी जा रही है। युवक पूरे अपने परिवार के साथ जेल में मुलाकात करने आया हुआ था। एक और रायपुर पुलिस डाटा जारी कर कहती है कि रायपुर में घटनाएं कम हो रही है, आपराधिक घटनाएं कम हो रही है, लेकिन जब दिन दहाड़े इस तरह की गोली चलती है तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार करती है और कब तक आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगा पाती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। देश की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। जहां विपक्ष सरकार को घेर रही है लगातार, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि इन तमाम घटनाओं के पीछे विपक्ष की साजिश है। दरअसल प्रदेश में एक के बाद एक लगातार घटनाएं घटी है, जिसमें लोगों ने सीधे तौर पर कानून को अपने हाथ में ले लिया। बलौदाबाजार के बाद कवर्धा के लोहारीडीह, सूरजपुर, बलरामपुर, अब बलरामपुर के बाद कबीरपंथ के धार्मिक स्थल दामाखेड़ा में घटना हुई है। इन तमाम घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का कहना है कि इन तमाम घटनाओं के पीछे सीधे तौर पर कांग्रेस नेताओं का हाथ है। कांग्रेस की साजिश की वजह से तमाम घटनाएं प्रदेश में घट रही है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से सत्ता का बनने बिगड़ने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी सभी सियासी दलों पर प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, क्योंकि सवाल 2027 के सेमीफाइनल का है। बीजेपी उपचुनाव के जरिए 2027 के लोकसभा में मिली हार का हिसाब बराबर करना चाहती है, तो सपा अपना सियासी माहौल बनाए रखने की जंग लड़ रही है। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे से विपक्षी खेमे में भूचाल मचा हुआ है। इसके बाद लगातार इस नारे को लेकर नए पोस्टर सामने आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और बसपा प्रमुख मायावती तक की साख इस उपचुनाव में दांव पर लगी है। यह उपचुनाव 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसका परिणाम जो भी हो, लेकिन 2027 का दिशा और दशा दोनों तय करेगी। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बसाड़ी ग्राम में एक विवाद हिंसक रूप ले लिया। समोसे को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों में जमकर पथराव और झड़प हो गई। यहां तक कि एक बोलेरो कार भी आग के हवाले कर दी गई है। कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र के बसाड़ी गांव में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां रेत खदान में काम करने वाले कर्मचारियों ने एक गर्भवती महिला के पेट पर लात मारी। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है और दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव भी हुआ। पीड़ित राजाराम पटेल और उनकी 6 महीने गर्भवती पत्नी सुमित्रा पटेल एक स्थानीय दुकान पर समोसे खाने गए थे। दुकान पर समोसे खत्म होने की वजह से एक रेत कंपनी के कर्मचारी से उनकी बहस हो गई। बहस के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि रेत कंपनी के कर्मचारियों ने राजाराम पटेल के साथ मारपीट कर रहे थे। इसी दौरान बीच बचाव कर रही उसकी पत्नी सुमित्रा पटेल, जो 6 माह की गर्भवती थी, उसके पेट पर एक युवक ने लात मार दी। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रेत कंपनी के कार्यालय पर धावा बोल दिया और जमकर पथराव किया। वहीं एक कार को आग भी लगा दी और दूसरी कार को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। गोली लगने की पुष्टि भी नहीं हुई है और पूरी घटना की जांच की जा रही है। दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बड़वारा पुलिस ने दोनों ही पक्षों की शिकायत पर गाली गलौज, मारपीट और बलवा जैसी धाराओं के तहत करीब 16 व्यक्तियों के खिलाफ काउंटर मामला दर्ज किया है। साथ ही कंपनी के 7 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर सभी पहलू पर पूछताछ
की जा रही है। कटनी से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। धार पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह की टीम ने अवैध हथियार बनाने की 2 मिनी फैक्ट्रियों को किया है ध्वस्त। जिले के सिंघाना में 2 घरों में दबिश देकर पुलिस ने लाइव हथियार बनाते हुए 7 आरोपियों को किया है रंगे हाथों गिरफ्तार। रविवार की देर शाम धार पुलिस कप्तान की टीम ने मिशन प्रहार के चलते हुए जिले के चौकी सिंघाना क्षेत्र के 2 मकानों में दबिश दी, जहां से पुलिस ने लाइव हथियार बनाते हुए 7 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 देसी कट्टे, 2 देशी पिस्टल, हथियार बनाने की निर्माण सामग्री जिसमें ग्राइंडर कटर, लोहे की छड़, हाथ पंखा, अधबनी मैगजीन सहित हथियार बनाने की निर्माण सामग्री को जब्त किया है। पुलिस ने मौके से आरोपी सतनाम सिंह, राज सिंह, संजय सिंह, राजेंद्र सिंह, हरजीत सिंह, दया सिंह और जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 525(1) आर्म्स एक्ट की धारा में मामले को पंजीबद्ध किया है। धार पुलिस के द्वारा लगातार ऑपरेशन प्रहार के तहत जिले में बन रहे अवैध हथियार के निर्माण ठिकानों पर दबिशें दी जा रही है। धार पुलिस ने साल भर के भीतर ही 11 अवैध हथियार बनाने की मिनी फैक्ट्रियों को तबाह किया है तथा 2 करोड़ से भी ज्यादा के माल मशरूका को जब्त किया है। पुलिस की हो रही इन लगातार कार्रवाइयों से अवैध हथियार निर्माण करने वालों तथा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। माता के दर्शन कर लौट रहे लोगों को कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला किया और उन्हें घायल कर दिया, जिसके बाद वह लोग घायल हो गए। दमोह थाना अंतर्गत देवरी मोड़ पर कल माता के दर्शन करके भक्तों से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें करीब 30 लोग सवार थे अपने गांव जा रहे थे। तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें कट देकर रोका, जिसके बाद विवाद की स्थिति बन गई। फिर थोड़ी दूर आगे चलकर बदमाशों ने अपने साथियों को बुला लिया और देवरी मोड़ पर अपनी कार को ट्रैक्टर के आगे लगा दिया और ट्रैक्टर चालक को उतारकर उसकी मारपीट करने लगे, जिसके बाद महिलाएं बच्चों के साथ भी छीना झपटी करने लगे। इसके बाद बदमाशों ने एक महिला पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और कुचल दिया, लोगों पर डंडा बरसाने लगे, जिसके बाद सभी लोगों ने जैसे तैसे करके अपना उनका सामना किया और अपनी कार छोड़कर, जिसके बाद वह अपनी कार छोड़कर भाग गए। जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। घायलों ने बताया कि हमारे साथ बहुत बुरी घटना हुई, हमें लूटने की कोशिश की गई। करीब 10-15 लोग हथियारबंद हमें लूटने आए थे और मारने की कोशिश की गई। जब हम एकजुट होकर उनसे लड़े तो उन्हें भागना पड़ा। इस समय पुलिस भी आ गई। अब देखने वाली बात है कि पुलिस अपराधियों को कब तक पकड़ती है। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। छतरपुर जिले के ओरछा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम देरी का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक अपराधी जो है वो पुलिस पर फायरिंग करता है और उसके बाद पुलिस उसकी तलाश लगातार करती है, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। घटना 1 नवंबर की है, जब पुलिस आरोपी रविंद्र ठाकुर को पकड़ने के लिए ग्राम देरी आई हुई थी। तभी रविंद्र ने यहां पे पुलिस पर फायर कर दिया और 4 राउंड फायरिंग की गई। उधर पुलिस ने भी बदले में फायरिंग की है, लेकिन रविंद्र ठाकुर गिरफ्तार नहीं हो सका। बता दें आपको, रविंद्र ठाकुर की यहाँ पे बुराई जो है बीरू चंदेल से चल रही थी और यहाँ पे मेले में आए हुए दोनों लोगों के बीच विवाद हुआ और पुरानी रंजिश को लेकर लगातार विवाद गहराता गया। उधर पुलिस ने बीरू की शिकायत पर रविंद्र ठाकुर के खिलाफ 307 का मामला दर्ज कर लिया था और इस मामले में रविंद्र ठाकुर पिछले 1 महीने से फरार चल रहा था और जिस पर पुलिस ने 10,000 रुपए की इनामी राशि भी रखी थी। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में न आ पाने की वजह से यहाँ फरारी के दौरान पुलिस को यह सूचना लगी कि रविंद्र अपने गांव ग्राम देरी आया हुआ है। तभी पुलिस ने 1 नवंबर को यहां पे उसे घेरने की कोशिश की गई और जैसे ही इस मामले की जानकारी रविंद्र ठाकुर को लगी तो रविंद्र ने यहां पे पुलिस पर हमला कर दिया। उसने 4 राउंड पुलिस पर फायरिंग की है, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। हालांकि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन रविंद्र यहाँ मौके से फरार हो गया। अब पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ाते हुए 10,000 रुपए से 20,000 कर दी है और रविंद्र ठाकुर की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। उधर पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ाते हुए 10,000 रुपए से 20,000 कर दी है और रविंद्र की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार पुलिस कर रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर लोकेश चौरसिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में राज्योत्सव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई थी।
जिसके बाद से प्रतिवर्ष 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव मनाया जाता है। वहीं अंबिकापुर में भी इसको लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। कल 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस अंबिकापुर में मनाया जाएगा। अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में जिसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। टेंट पंडालों के साथ साथ विभिन्न विभागों की स्टाल भी लगाए जाएंगे, जिसके मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम होंगे। प्रशासनिक अमले के द्वारा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। गौरतलब है कि सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी, उस समय छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी रहे, जिसके बाद भाजपा की सरकार ने 15 सालों का कार्यकाल पूरा किया और उसमें भाजपा के डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के रूप में रहे, जिसके बाद कांग्रेस के भूपेश बघेल ने प्रदेश की कमान संभाली और अब तत्कालीन में भाजपा से ही विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है और प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में नशीली दवाओं और प्रतिबंधित इंजेक्शन के नशा करने के गिरफ्त में कम उम्र के युवा पीढ़ी फंसते जा रहे हैं और इसका खामियाजा वो लोग अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। जिले में लगातार अधिक से अधिक संख्या में HIV एड्स की जांच की जाती है, जिसमें लगभग प्रत्येक माह 5 से 7 लोग जो है पॉजिटिव आते हैं। इस गंभीर बीमारी को लेकर के यहाँ केवल जांच की जाती है और वही पीड़ितों को बिलासपुर इलाज के लिए रिफ़र किया जाता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कई तरह के जो है कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। वहीं पुलिस विभाग के द्वारा भी लगातार नशे के कारोबार को लेकर धरपकड़, लेकिन फिलहाल युवा पीढ़ी इस नशे को लेकर के बर्बाद होते जा रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी, पेंड्रा। राजधानी भोपाल में नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल शहर में लगे कई साइन बोर्डों पर अब भी पुराना मछली वाला लोगो लगा हुआ है। भोपाल नगर निगम ने कई स्थानों पर साइन बोर्ड लगाए हुए हैं। इन बोर्ड में अब भी नगर निगम का पुराना मछली वाला लोगो बना हुआ है, जिसकी तरफ किसी भी जिम्मेदार का ध्यान नहीं जा रहा है। जबकि करीब 7 साल पहले तत्कालीन महापौर आलोक शर्मा ने नगर निगम का लोगो मछली से बदलकर राजा भोज का चित्र कर दिया था। ऐसे में साइन बोर्ड पर पुराना मछली वाला लोगो लगाना बड़ी लापरवाही है। इसमें जो भी कर्मचारी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, वहीं तत्काल लोगों को बदला जाना चाहिए। हालांकि महापौर मालती राय का इस पर कहना है कि जल्द ही लोगों को बदलवाया जाएगा। साथ ही लापरवाह अधिकारी और जिम्मेदार कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ इसको लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से भी चर्चा की गई है। महापौर मालती राय ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं कि ये लापरवाही कैसे हुई, इसका जल्द ही पता लगा जाए। साथ ही साथ ऐसे साइन बोर्ड्स को हटाया भी जाए। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। वन जीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का उद्घाटन इस सत्र का 6 तारीख को होना है। अब पर्यटक फिर से कतनिया घाट में बोट सफारी, जंगल सफारी और दुर्लभ जानवरों को देखने का आनंद प्राप्त कर सकेंगे। बहराइच में स्थित कतनिया घाट वन जीव विहार में पर्यटन के लिए नए सत्र की शुरुआत 6 नवंबर से हो रही है। अब वन्य जीव प्रेमी नए सत्र पर कतनिया घाट संरक्षित वन क्षेत्र में जाकर प्राकृतिक सुंदरता और दुर्लभ वन जीवों को देखकर रोमांचित हो सकेंगे। बुधवार को वन विभाग इस सत्र का शुभारंभ करेगा, जिसमें सैलानियों को जंगल सफारी, बोट सफारी के साथ साथ प्राकृतिक निवास में वन्य जीवों को देखने का अवसर मिलेगा। नए सत्र के उद्घाटन के लिए वन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और 6 तारीख को वन मंत्री अरुण सक्सेना द्वारा इसका उद्घाटन होगा, जिसके बाद कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पर्यटकों के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।